बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। किससे संबंधित प्रश्न? बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित प्रश्नों के बारे में। चलिए आ जाइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, आइए देखते हैं प्रश्न। विद रेफरेंस टू करेंट अकाउंट इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेड बैलेंस इन द करेंट अकाउंट इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स, टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। कहते हैं कि चालू खाते में जो व्यापार खाता है उसमें वस्तु के कुल आयात निर्यात का शुद्ध मूल्य सम्मिलित है। मतलब जो ट्रेड बैलेंस होता है उसमें हम सर्विसेज को शामिल नहीं करते, केवल और केवल गुड्स को शामिल करते हैं, ये लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द करेंट अकाउंट रेफर्स डिविडेंड, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम फॉरेन होल्डिंग्स। चालू खाते के भीतर निवेश से आय का तात्पर्य लाभांश, लाभ, विदेशी होल्डिंग्स से ऋण पर ब्याज की प्राप्ति से है। ओके। यूनिलेटरल ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट एनकंपासेस ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस। एक तरफा हस्तांतरण चालू खाते का एक हिस्सा जिसमें अनुदान, उपहार और प्रेषण सम्मिलित होते हैं। अब देखो इस तरीके के प्रश्न आपके सामने रखे, काफी लेंदी प्रश्न है, लेकिन इसको कैसे करोगे? तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आइए मैं आपको यहां से समझाता हूं कि ये बैलेंस पेमेंट क्या चक्कर है। जिन लोगों ने क्लास की होगी उनको पता भी होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो आप साफ साफ कहना कि इसको हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। और भुगतान संतुलन एक प्रकार का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या निकला? पूरी दुनिया के साथ जो आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं उसे ही भुगतान संतुलन कहते हैं। पूरी दुनिया के साथ जो हमारा देश जो लेन देन कर रहा है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये यहां पर जितनी भी आप लेन देन करते हैं उन्हें दो तरीके से लिखा जा सकता है। मैं अभी के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे बार बार प्रश्न आएंगे तो आपको बार बार दिक्कत ना हो, है ना। तो आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पहला आपको ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट होता है। क्या होता है? चालू खाता होता है। क्योंकि अब आप देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लिखना है तो लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां लिखनी है। और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। ठीक, ओके। जब मैं करंट अकाउंट कहता हूं तो इसमें आपको दो अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक होता है विजिबल अकाउंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दृश्य खाता। और दृश्य खाते में ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स होता है। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, वस्तुओं का व्यापार। तो ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम का मतलब दृश्य मदों का व्यापार यहां पर लिखा जाता है। यानी कि जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो यहां पर लिखा जाएगा, जितना भी गुड्स का होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरी साइड क्या होता है? विजिबल अकाउंट के बाद दूसरी साइड होता है इनविजिबल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं अदृश्य मदें। ठीक है, अदृश्य मदों को में आपको देखने को मिलेगा
सर्विसेज का व्यापार यानी कि सेवाओं का व्यापार। फिर देखने को मिलेगा रेमिटेंस, है ना। फिर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट्स, डिविडेंड, है ना, ये जो आपको दूसरे देशों से प्राप्त होते हैं, इंटरेस्ट, ग्रांट्स। देखो ये सारे कैसे ट्रांसफर हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। कैसे ट्रांसफर है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यानी कि एक तरफा, एक तरफा हस्तांतरण है, ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी चालू खाते की बात करेंगे तो देखो जी, हमें पहले तो ये देखना है कि हमारा देश दुनिया भर में तमाम जगह व्यापार करता है, ठीक। तो जो भी व्यापार करता है तो उसका लेन देन कहीं तो आप एक रिकॉर्ड बनाओगे। तो वो जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं वो हम विजिबल अकाउंट में बनाते हैं और इनविजिबल अकाउंट में बनाते हैं। विजिबल अकाउंट में जो विजिबल ट्रेड है, जैसे विजिबल क्या होता है, मशीनें, आइटम्स, है ना, कोई भी वस्तु, तो वो सब विजिबल ट्रेड है, तो यहां उसको लिखेंगे। कोई सेवाओं का लेन देन है तो यहां लिखेंगे। देखो लिखना इसलिए अलग अलग है जिससे कि आपको पता रहे कि कितनी कौन सी चीज बिकी और कितना कौन सा तुम्हें पैसा मिला, है ना। तो ये चीज, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आप एक दुकान खोले, तो दुकान खोलने पर आपके पास ये तय होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि कपड़ा कितना बिक रहा है इस दुकान में, ग्रोसरी कितनी बिक रही है दुकान के अंदर, सब चीज का अलग अलग हिसाब होना चाहिए कि नहीं। तो बस अलग अलग हिसाब रखना है, वही है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चालू खाते में हम विजिबल अकाउंट में रखते हैं विजिबल आइटम का लेन देन, इनविजिबल अकाउंट में रखते हैं सेवाओं का, रेमिटेंस का, डिविडेंड्स का, प्रॉफिट्स का, इंटरेस्ट का, ग्रांट्स का, इनका। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रखते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली बात होती है पूंजी, पैसों के लेन देन की। तो इसमें आता है दो तरीके का, एक तो ऐसे आप कर्ज कह सकते हो, तो इसमें दो तरीके का कर्ज आता है। एक आता है सोवरेन डेट, ठीक है, यानी कि संप्रभु कर्ज आता है, और दूसरा आता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, विदेशों से लिया गया, जो कंपनियां लेती हैं वो वाला ऋण, ठीक है। तो विदेशी ऋण इसके अंतर्गत रखा जाता है, विदेशों को ऋण देना या विदेशों से ऋण लेना। फिर इसके अंदर एक आता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्या आता है, निवेश। तो जो निवेश है, चाहे वो एफडीआई के फॉर्म में हो, चाहे वो एफपीआई के फॉर्म में हो, है ना। और फिर इसमें आता है एनआरआई डिपॉजिट, यानी कि एनआरआई वगैरह जो डिपॉजिट करते हैं वो भी पैसा इसमें आ सकता है। तो हमने यहां पर देख लिया, अगर वस्तुओं सेवाओं से संबंधित कोई खाता है तो ये है, पैसों के लेन देन से संबंधित कोई खाता है तो ये है। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर पैसों का लेन देन से संबंधित खाता है लेकिन रेमिटेंस, प्रॉफिट, डिविडेंड, एक तरफा जो ट्रांसफर है वो भी फिर करंट अकाउंट में अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि विदेशों के अंदर आप कोई कंपनी खोल लीजिए, उससे प्रॉफिट कमाइए, तो वो प्रॉफिट पर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो ऐसे ही, ठीक। चलिए पीछे चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेड किन चीजों का होता है, वस्तु का। तो कह रहा है कि वस्तुओं का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उससे संबंधित खाते को हम ट्रेड अकाउंट बोलते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रेड अकाउंट का मतलब हुआ वस्तुओं के खाते को हमने ट्रेड अकाउंट बोलना है, ठीक है। चलिए सेकंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब जब विदेशों में कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे चाहे कोई डिविडेंड पाओ, चाहे प्रॉफिट पाओ, चाहे इंटरेस्ट पाओ, उन सबको हमने मानना है कि ये करंट अकाउंट का हिस्सा है। अभी बताए थे, आप देखो यहां पर कि करंट अकाउंट में रेमिटेंस, प्रॉफिट, ये सब है कि नहीं, यस, तो ये बिल्कुल हिस्सा है। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एनकम्पासेस ग्रांट, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस। इन्हें हम एक तरफा हस्तांतरण बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए दूसरी तरफ से नहीं होता हस्तांतरण। मतलब ग्रांट्स कोई तुम्हें भेजता, जरूरी नहीं ना कि तुम उसको ग्रांट दो। गिफ्ट कोई तुम्हें देता है, जरूरी है कि ग्रांट दो और गिफ्ट दो रिटर्न्स में।
रेमिटेंस अगर घर वालों को कोई पैसा भेजते हो तो घर वाले आपको पैसा भेज जरूरी नहीं, तो इसको भी यूनिलिटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो वी विल गो विद द सी, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? आई होप इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं बट काम के होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है ना, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है। एक तो तरीका हो सकता है बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो कोई मतलब नहीं फिर उनका प्रैक्टिस करने का। भुगतान संतुलन और इसके कंपोनेंट्स बताओ। देखो पीछे अभी मैंने डिस्कस किया है आपको, है ना, भुगतान संतुलन और इसके कंपोनेंट्स। बताइए क्या है भुगतान संतुलन और कंपोनेंट्स। देखो जी, कह रहे हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर विजिबल ट्रेड भी होता है, इनविजिबल ट्रेड भी होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी होती है डायरेक्टली अफेक्टिंग कंट्रीज फॉरेन एसेट एंड लायबिलिटीज। तो अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चालू खाते में दृश्य व्यापार, और दृश्य व्यापार तो होता ही एक तरफा हस्तांतरण भी होता है, और निवेश आय शामिल है। निवेश नहीं कह रहा, निवेश आय का मतलब है कहीं निवेश किया उससे जो पैसा कमा के लाए, प्रॉफिट वगैरह, वो जो सीधे विदेशी संपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर ये है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन resident and non-resident specifically altering liabilities within a country asset and abroad। करें पूंजी खाते के लेन देन निवासियों और गैर निवासियों के बीच, निवासी और गैर निवासी के बीच होता है, कह रहा है आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड करता है। इससे विशेष रूप से देश के भीतर की देनदारियों और विदेश में परिसंपत्तियों पर बदलता है। जैसे मान लो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा मैंने जो भी लेन देन बदला, जैसे मैंने एक विदेशी के साथ जो लेन देन किया, तो इससे मेरा देश के बाहर भी संपत्ति बढ़ी घटी, कर्जा बढ़ा, एक तो वो समझ में आता है देश के बाहर, लेकिन क्या मेरा देश के अंदर घटता बढ़ता है क्या, उसका भी रिकॉर्ड इसमें होगा। आई एम गुड बेटा, आई एम गुड, आई एम गुड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या उससे भी पैसा घटता बढ़ता है? तो आप जरा सोचो, ये दो लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, आपस में जब विदेशी लेन देन होगा उसको ही शामिल करेंगे। अब इससे मेरे देश के अंदर कोई संपत्ति चेंज हो रही है, उसका कोई लेन रिकॉर्ड है क्या, यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं जी, उसका क्या लेना देना। तो क्या कह रहा है, देश के भीतर की देनदारियों का भी नहीं, यहां पे ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, डेफिसिट है, यानी कि आपका जो भुगतान संतुलन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पाने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाते को चालू खाते से घटाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपको ये पता करना है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो इसको इससे माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि हमें इसको माइनस नहीं करना है, इसको प्लस करना है। भाई आप अगर इसको प्लस कर दोगे दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा ये जो रिकॉर्ड है वो फायदे में है या नुकसान में है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फायदे में है नुकसान में है, इसे पता करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, चालू खाते को भी और किसको जोड़ दिया जाता है, और पूंजी खाते को, तब निकल कर आता है। तो इसलिए ये गलत है, घटाते नहीं जोड़ते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि चालू खाते के लेन देन में दृश्य यानी कि विजिबल अकाउंट, ट्रेड, ये सब शामिल होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो दैट वी विल गो विद द ए के साथ हो जाएंगे। चलिए, इसमें से भुगतान संतुलन में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, क्या आएगा। विदेश से भारतीय निवासियों की कारक आय। कारक आय का मतलब ये एक आदमी है, ये विदेश से पैसा कमा रहा है, तो कह रहे हैं भुगतान संतुलन में लिखोगे आप। दूसरा, भारत में एक परिवार को अपने अनिवासी भारतीय बेटों से उपहार,
फिर इन्होंने कहा कि ये एक इंडियन है बट रहता है यूएसए में, अब वो अपने परिवार को गिफ्ट भेज रहा है इंडिया में, तो क्या उसे शामिल किया जाना चाहिए? बताओ। तो बेटा भुगतान संतुलन में मैंने आपको बताया था इन दोनों चीजों को हम शामिल करेंगे, बिल्कुल शामिल, क्योंकि ये लेन देन इंडिया एंड किसी दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है, तो वहां से कुछ आ रहा है, तो इस लेन देन को शामिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को शामिल करना है आपने, अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को शामिल करना। तो तीसरे का आपका सी हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड का सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है? देखो आपने पढ़ा नहीं होगा तो इसलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होती क्या है। जैसे मान लो ये बेटा एक भारतीय कंपनी है, ठीक है। अब ये अपने शेयर जारी करके क्या निवेश जुटाना चाहती है, ठीक है। निवेश या जो अभी आप कहते हैं पूंजी, ठीक है, पूंजी जुटाना चाहती है, ठीक। एक भारतीय कंपनी है, शेयर जारी करके पूंजी जुटाना चाहती है, और ये है आपका यूएसए, ठीक। ये एक आपका निवेशक है, ये निवेश करना चाहता है इंडिया में। याद करो अगर ये निवेश करेगा तो उसे इंडिया आना पड़ेगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, तो फिर कैसे किया जाए कि इसे आना भी ना पड़े और आसानी से निवेश भी कर दे? तो एक काम करते हैं, यहां पर एक बैंक जो यूएसए की बैंक है उसको बोलते हैं। भारतीय कंपनी क्या करती है, यूएसए की बैंक को 100 रुपए के शेयर जारी करती है, ठीक है, शेयर जारी करती है, ठीक। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब ये इसके बिहाफ पर क्या देते हैं, कहते हैं कि देखो जी, तो मैं आपको ना 100 रुपए का जो शेयर है उसकी एक रिसीट देता हूं, रसीद, ठीक है। और इन 100 रुपए के शेयर के बदले आप हमें दीजिए पैसा, और ये जो पैसा आप मुझे दोगे ये पैसा मैं निवेश कर दूंगा इस कंपनी में, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बिना किसी आए हुए विदेशी निवेशक ने पैसा ना जमा कर दिया। अब देखो भारतीय कंपनी ने अपना शेयर किसको दे दिया, बैंक को। बैंक ने एक रसीद बनाई कि भैया ये 100 शेयर की रसीद है, और वो रसीद इस निवेशक को दे दी। तो ये जो रसीद है इसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। तो मैं यूएसए का नाम हटा देता हूं, कोई और कम रखता हूं, बत, है ना। ये लो, मैं यहां पर यूएसए की जगह यूके ले लेता हूं, मुझे यूएसए बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। हाँ, आओ। तो अब आप समझ गए कि एक यूके के निवेशक ने बिना भारत में आए हुए उसने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने उसको रसीद दे दी 100 रुपए की, ये लो। अब जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ते जाएंगे इधर रसीद की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और उसे जब भी पैसा वापस चाहिए हो वो इसे रसीद वापस करे, तो ये बैंक वाले उसे शेयर वापस करेंगे कंपनी को, और कंपनी उसको अपना पैसा दे देगी। क्या पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक तरीका होता है जिसके माध्यम से विदेशों से ऋण उठाया जा सकता है। बोलो जी, विदेशों से पैसा या पूंजी जुटाई जा सकती है। बोलो भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना। आ जाओ, देखो जी, देखते हैं क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इन इंडियन कंपनीज, या सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश करने का एक रूप है।
केवल भारतीय कंपनियों में क्या, कहीं भी निवेश कर सकते हैं, है ना। तो वो तो कोई जरूरी नहीं कि भारतीय कंपनी हो। दीज आर द इन्वेस्टमेंट इन द बैंक्स थ्रू द डेट पेपर्स। ये ऋण पत्रों के माध्यम से बैंकों में किया गया निवेश। बैंकों में निवेश करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट आते हैं, अब तो पढ़ाया गया होगा। यानी कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स के माध्यम से आप निवेश कर सकते हो, उधार दे सकते हो। तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया। ये ठीक दिख रहा है। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सा है कि देयर आर वे, कोई एक तरीका, फिर से देखो, जिसके माध्यम से बाहर से उधार ले सकती हैं कंपनियां। बोलो तो क्या सही है ये आंसर? यस। एक तरीका है कि भारतीय कंपनियों को कि वो भी उधार ले सकती हैं। स्टेटमेंट सही है, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर, सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया शैलेंद्र, वेल डन माय बॉय। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन निम्नलिखित में कौन सा पूंजी खाता लेन देन भाग शामिल है? पूंजी खाते में क्या क्या शामिल होता है? देखो जी, जब कैपिटल अकाउंट पीछे पढ़ाया था क्या बताया था? या डेट लिखना, कर्ज आता है इसके अंदर, है ना। और क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आता है, और एनआरआई के द्वारा किए गए डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब समझते हो? जैसे मान लो मैं इंडिया के बाहर चला जाऊं और वहां काम करूं, तो अगर मैं वहां काम करूंगा तो वहां के लिए तो मैं क्या हो गया? एनआरआई हो गया। अगर मैं वहां के लिए एनआरआई हो, मतलब यहाँ के लिए मैं क्या हो गया? एनआरआई हो गया। और अपने देश में कुछ पैसा मैं भेजूंगा, भेजूंगा कि नहीं, कि मैं अपने माता पिता इन सबको भेजूंगा कि भाई थोड़ा पैसा भेज देते हैं, सो दैट घर वालों का खर्चा चले, है ना। तो उसको रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। जो भेजते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं किसी ना किसी बैंक में जमा करना चाहूंगा। अगर मैं यूके में रह रहा हूं तो मैंने देखा यार वहां पे मुझे कम ब्याज दे रहे हैं, फिर मैंने पता किया कि मेरे पास जो पैसा है उस पर ज्यादा ब्याज इंडिया की बैंक दे रही है, तो मैं इंडिया की बैंक में जमा कर दूं, उसको बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है, याद रखना। चलिए अब जरा इसका आंसर करिए। बलराम ने इसका आंसर दिया है बी, और उम्मीद करता हूं कि बलराम सही ही होंगे। देखो जी, बॉन्ड क्या होता है? उधार प्राप्त करने का साधन। क्या बोलती पब्लिक? यस। यानी कि उधार कैसे मिलेगा, इसका एक साधन होता है। मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, यानी कि इसे रुपयों में जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो उधार प्राप्त करने का एक साधन होता है, एक तरीका होता है ये, ओके। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। यस, क्योंकि उधार कर्ज इसमें आता है, यस, विदेशों से लिया कर्ज, और विदेशों से ही कर्ज प्राप्त किया जा सकता है मसाला बॉन्ड से। फिर लिखा पूंजीगत उपकरण, मतलब कोई मशीन खरीद कर लाओ। अरे भैया मशीन अगर विदेशों से खरीदी है तो वो चालू खाते में आती है। किसमें आती है भाई? चालू खाता, याद रखना। तो ये गलत हो गया। फिर आते हैं भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा। ये स्टेटमेंट ठीक है कि एनआरआई जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, मसाला बोर्ड एक्ट के बारे में थोड़ा मसाला बोर्ड एक्ट नहीं है अच्छा मसाला बोर्ड वो मसाला बोर्ड अलग है और ये मसाला बॉन्ड अलग है, ठीक है। हाँ इधर देखो, मसाला बॉन्ड क्या है, इधर देखेंगे। व्हाट इज मसाला बॉन्ड? देखो, विदेशी बाजार जो होते हैं, उन विदेशी बाजारों में, यानी कि फॉरेन मार्केट के अंदर क्या करना है आपको बताओ? उन विदेशी बाजारों से घरेलू मुद्रा में धन जुटाने का साधन, ठीक है। तो इसे हम रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कहते हैं, याद रखना है।
मतलब विदेशी बाजार में गए, एक ऐसा बॉन्ड बनाया, उसे रुपयों में जारी किया गया, ठीक है, और इस पर कूपन, या आप कूपन की जगह ब्याज लिख लो, ब्याज दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। तो जब आप किसी विदेश से उधार लोगे ना, तो विदेशों से उधार लेने के लिए आपको जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, विदेशों से जब आप उधार लेते हैं तो जनरली आपको डॉलर में उधार मिलता है, तो डॉलर वगैरह में नहीं, बल्कि हम अपनी घरेलू मुद्रा में उधार ले रहे, तो समझ जाओ मसाला बॉन्ड है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना। आगे सवाल पूछते तो बहुत तरीके का, लेकिन आप टेंशन मत लो। निम्नलिखित में ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? उस समय बताया था ट्रांसफर पेमेंट का मतलब। ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट सेंट बाय एनआरआई टू हिज फ्रेंड, एक एनआरआई जो अपने भारतीय दोस्तों को उपहार भेज रहा है। क्या है कोई आपका ऐसा दोस्त, भारतीय दोस्त? अरे तुम एनआरआई छोड़ो, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हें गांव से भी कोई उपहार भेजता है? है? मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई दोस्त भी होते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई दोस्त होता है। दोस्त अगर ऐसा होता होगा तो बढ़िया है, नहीं होता होगा तो फिर क्या। आजकल दोस्ती मतलब की हो गई है कि नहीं? मनी सेंट बाय एन इंडियन एम्प्लॉय टू हिज फैमिली इन इंडिया हु हैज गॉन अब्रॉड टेम्पररी। करे कोई एक आदमी घूमने गया है विदेश, और वो अपने परिवार को पैसा भेज रहा है, तो आएगा ही नहीं है कोई दोस्त। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है पता है? तुमने कभी सोचा है? क्योंकि तुम भी तो किसी को पैसे नहीं भेजते हो। ये भी सोचो, ये चीजें दो तरफा होती हैं, एक तरफा थोड़ी ना होती है ना। तो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट देखो भाई, गिफ्ट सेंट बाय एन, एक एनआरआई अपने दोस्त को अगर कोई भी गिफ्ट भेजता है तो वो ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है ये। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को अगर कोई गिफ्ट भेजता है, ग्रांट देता है ना, तो ये बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट, की बिना किसी कारण से पैसा दे दिया, ठीक है। चलो सेकंड, मनी सेंट बाय एन इंडियन एम्प्लॉय, एक इंडियन एम्प्लॉय है और वो अपने इंडियन दोस्त को ही पैसा, है इंडियन, अरे तो भारतीय है, भारतीय, वो बाहर कहीं घूमने गया, उससे थोड़ी ना विदेशी लेन देन हो गया। दोनों कौन है? देश के लोग तो हैं, तो इसमें विदेश कहां से आ गया? विदेश तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड इज नॉट करेक्ट, सेकंड या दूसरा करेक्ट नहीं है इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, तीन कॉन्सेप्ट यहां पर हमने डिस्कस करने हैं। पहले उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको आसान हो जाए, ठीक है। चलिए एक बार हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लें तो आसान हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिपल पी, इसको क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पेरिटी कहते हैं, क्रय शक्ति समता कहते हैं, ठीक है। क्या होता है क्रय शक्ति समता? एक एग्जांपल लो, ठीक है। वस्तुओं का एक समुच्चय, ठीक है, यानी कि एक तरीके की बास्केट, ठीक। अब वो बास्केट जो है, उसी प्रकार की बास्केट भारत में मिलती है, जैसे एग्जांपल लो, 1,000 रुपए में, ठीक है। और यूएस यानी कि इंडिया में कितने में मिलती है? 1,000 रुपए में। और यूएस में कितने की मिलती है? $20 की। तो हम क्या निकालेंगे यहां पर, कि जो वस्तुओं का एक समुच्चय खरीदना था, उसी प्रकार की वस्तुओं का एक समुच्चय, यानी कि एक बास्केट 1,000 रुपए की इंडिया में मिलती है, यानी कि इंडिया में ही अगर आप डेली रूटीन का एक
एक महीने का खर्चा या एक राशन का खर्चा 1000 है, यूएस में भी $20 है, तो $1 कितने का हो गया सर? 50 रुपए का। तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इज दिस क्लियर? बोलो। यानी कि भारत में, अच्छा यहां पर सेम टाइप ऑफ गुड्स होंगी, उसी प्रकार की वस्तु होंगी, वो नहीं, ऐसा नहीं है। सेम वस्तु की, भारत का भी कोलगेट होगा, उनमें भी नहीं, कोलगेट नहीं, उसी टाइप ऑफ गुड्स हो सकती है। मतलब जैसे भारत में लोग रोटियां खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वहां पर लोग रोटियां दाल चावल ना खा के, हो सकता है पिज्जा खाते हो सकता है चिकन खाते हो, है ना? तो उस तरीके से आपने लेके चलना है इसको, ठीक है? कि भारत में राशन की बास्केट मान लो 1000 में आती है, और वहां आ रही है राशन की बास्केट आ रही है $20 की, तो इसका मतलब भारत में $1 बराबर 50 रुपए हो गया। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इज दिस क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अच्छा जी, दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज, मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी आपको समझा दी। सेकंड है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नाम मात्र, या मौद्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है? प्रभावी विनिमय दर, ये बोलते हैं। तो हमारे यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू होती है अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज, बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट हमारे डोमेस्टिक रुपए की क्या वैल्यू है, ये दिखाता है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है रुपए का डॉलर में बदलना एक्सचेंज रेट, रुपए का पाउंड में बदलना एक्सचेंज रेट, रुपए का येन में बदलना एक्सचेंज रेट, रुपए का युआन में बदलना, रूबल में बदलना एक्सचेंज रेट, इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारा ये रुपया है और सामने एक बास्केट बनी है, और इस बास्केट में मान लो 40 करेंसीज हैं। कितनी करेंसीज हैं? 40 करेंसीज हैं। इन 40 करेंसीज के अगेंस्ट भारत की घरेलू मुद्रा की कीमत क्या है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इज दिस क्लियर? अगर कोई मुझसे पूछता है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि भैया भारतीय रुपया की अगेंस्ट जो कई सारी करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है, ठीक है? ये होती है भारतीय मुद्रा की, उसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है? और कई बार आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जरा बताओ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है ना? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? तो भैया आपको फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालने के लिए पहले तो आपके पास नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए फॉरेन प्राइस, विदेशी कीमतें, और फिर आपके पास होना चाहिए डोमेस्टिक प्राइस। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट है और आपको रियल एक्सचेंज रेट निकालना है, तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड इन्फ्लेशन, महंगाई को घटाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे यहां पर $1 इज इक्वल टू 50 रुपए चल रहा हो, ठीक है? $1 कितना चल रहा हो? 50 रुपए चल रहा हो। $1 बराबर कितना चल रहा हो? बताओ जल्दी से आंसर करिए।
50 रुपीज अगर चल रहा हो, $1 बराबर 50 रुपीज चल रहा हो मान लीजिए। अब यहां पर अगर हमने देखा कि 50 रुपीज चल रहा है, या 60 रुपीज आप लिख लीजिए कि 60 रुपीज चल रहा है, तो $1 बराबर 60 रुपीज है, वही हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। अब हम यहां पर लिखेंगे 60 रुपए, है ना। अब कोई भी चीज अमेरिका में, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट अमेरिका में मान लीजिए मिल रहा है आपको $20 का, और इंडिया में मिल रहा है ₹1000 का। यूएसए में मिल रहा है $20 का, और इंडिया में मिल रहा है कितना? इंडिया में मिल रहा है वही चीज आपको ₹1000 की। ठीक है, तो दोनों को आप देख लीजिए, अमेरिका में वही चीज मिल रही है $20 की, और इंडिया में मिल रही है 1000 की। तो आपका मान लीजिए अभी के टाइम पर $1 बराबर कितना चल रहा है? 60 रुपए। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो 3 बातें ध्यान रखें। जो करंट में वैल्यू होती है किसी भी मुद्रा की, उसे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 60 रुपीज इज इक्वल टू $1, क्या हुआ? इसको सर हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कह सकते हैं, या नॉमिनल एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। ठीक। डोमेस्टिक फॉरेन प्राइस क्या है? कोई प्रोडक्ट है, उसका फॉरेन यानी कि मान लीजिए विदेश में वो मिलता है $20 का। कितने का मिल रहा है? $20 का। डोमेस्टिक प्राइस उसका कितना है? डोमेस्टिक प्राइस उसका है ₹1000। अब आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी कंट्री में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कि रियल में कितना है। तो रियल में अगर अपने को निकालना है तो हम 60 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 1000 लिखेंगे। इज दिस क्लियर? और ऐसा लिखते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.2। क्या आ जाएगा भैया? 1.2। ये आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ गया। ठीक है, तो जैसे ही अगर ऐसा होता है तो इससे हमें पता चलेगा ये हमारी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। जब कभी भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 1 से ज्यादा आएगी, कितने से ज्यादा आएगी? 1 से ज्यादा आएगी, मतलब हमारे देश की वस्तुएं महंगी हैं। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ज्यादा है 1 से, देखो 1.2 है, तो घरेलू वस्तुएं क्या हैं? महंगी हैं। घरेलू वस्तुएं क्या हैं? महंगी हैं। और घरेलू वस्तुएं अगर महंगी होंगी तो आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, घरेलू वस्तुएं महंगी होंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम क्या करते हैं? अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कितना चीजें खरीद सकते हैं, और अमेरिका में उतनी चीजें खरीदने के लिए या उतनी ही जैसी चीजों खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां पर मैंने बताया कि एक वस्तुओं का एक समूह आपको खरीदना है, भारत में 1000 लगता है, अमेरिका में उसी चीज को खरीदने के $20 लगते हैं। तो हम समझ गए कि भारत में जितना सामान आप 50 रुपए में खरीदते हो, उतना $1 में अमेरिका में खरीदते हैं। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर आपसे पूछा गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, देखो हम दो बातें बोल रहे हैं। जब मैं बोलता हूं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब एक करेंसी के अगेंस्ट भारत की मुद्रा यानी कि रुपए और डॉलर का तुलना कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलता हूं NEER, तो मैं रुपए की तुलना 40 करेंसी से कर रहा हूं। ठीक है, बात वही है। वहां पर मैं एक करेंसी के अगेंस्ट कर रहा था, और यहां पर मैं 40 करेंसी के अगेंस्ट कर रहा हूं, ऐसे समझ लो। तो जब मैं एक करेंसी के अगेंस्ट कर रहा हूं, तो मान लीजिए जो करंट में प्राइस चल रहा है मुद्रा का, वही उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, और हमें पता करना होता है कि भैया रियल एक्सचेंज रेट कितना है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है, जो विदेश की कीमत चल रही है, जो भारत की कीमत चल रही है, दोनों को हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट से, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि किस देश में ज्यादा महंगाई है।
अगर आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक से ज्यादा आ रहा है तो भारत में महंगाई ज्यादा है, और एक से कम आ रहा है तो विदेशों में महंगाई ज्यादा है, ऐसे मान के आप चलेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा देखो, इस तरीके के प्रश्न जरूर हैं लेकिन फिर करने भी हमें ही पड़ेंगे। देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? वन करेंसी, एक करेंसी के अगेंस्ट अनदर करेंसी, दूसरी करेंसी की कीमत, और डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई पर। यह बात बिल्कुल सही है। नाम मात्र या मौद्रिक विनिमय दर जो होती है उसका मेन काम यही होता है कि वो एक करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच संबंध दर्शाती है। अब यहीं पर नॉमिनल एक्सचेंज में नॉमिनल इफेक्टिव हो जाता तो फिर वो एक करेंसी नहीं होती, फिर एक बास्केट हो जाती। ये चीज ध्यान रखना। फिर यहां पर कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी, exchange rate signifies rate at which same goods or the basket of commodities can be purchased different countries। फिर इन्होंने क्या कहा? देखो, मैंने कहा सेम वस्तुएं होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्रय शक्ति विनिमय दर उस दर को दर्शाती है जिस पर एक ही सामान, एक ही प्रकार का सामान भारत में कितने का खरीदा जा रहा है और अमेरिका में कितने खरीद, या वस्तुओं की समुच्च विभिन्न देशों में खरीदी जा सकती है। अब कोई टेक्निकलिटी से इसको गलत करने की कोशिश करे, एक ही सामान कहां होता है, भारत में तो अलग उत्पाद होंगे, भारत में गेहूं चावल होगा और वहां कुछ अलग होगा, तो उसने अगले स्टेटमेंट में दिया है कि या फिर वस्तुओं, वैसी वस्तुओं का एक समूह। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, एंड वी विल गो विद द 1 and 2। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट आइए, कह रहा है रियल एक्सचेंज रेट अगर आपको निकालना है तो कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन कंट्रीज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एंड अब्रॉड प्राइसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड ट्रिपल पी। क्या कह रहा है? वास्तविक विनिमय दर, नाम मात्र विनिमय दर और क्रय शक्ति क्षमता से प्रभावित घरेलू और विदेशी कीमतों के आधार पर देशों के बीच व्यापार और प्रतिस्पर्धा पर निर्धारित करता है। तो आप जरा आप खुद से सोचकर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या गलत है, तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों सही है। देखो भाई, कंपटीशन होगा दो देशों के बीच, उसका प्रभाव आपके रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा या रियल एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा। ट्रिपल पी का भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे यहां लिखा है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का प्रभाव पड़ता है क्या, तो आप खुद से देखो, अगर ये एक्सचेंज रेट 70 हो जाता तो आंकड़ा अलग आ जाता, ये 50 हो जाता तो आंकड़ा अलग आ जाता, तो सब चीज का प्रभाव पड़ता भाई। नेक्स्ट, अब देखो यहां NER की जगह क्या लिख दिया, NEER लिखा है। नियर वेरिएशंस डायरेक्टली इंपैक्ट करेंसी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। कह रहे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपके देश में कंपटीशन पर असर डालती है और निर्यात की मात्रा को भी प्रभावित करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉलर महंगा सस्ता होगा या दुनिया की तमाम देशों के अगेंस्ट हमारे रुपए की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो असर तो डालेगी। क्या ये सही है 8वें का? तो हम क्या बोलेंगे बताओ जरा? पहला बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि रियर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट comparative trade strength of country in terms of its currency's real value against the basket of currency। देखो आ गया ना, basket of currency। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किसी अन्य देशों की तुलना अगर हम करते हैं मुद्राओं की तो उसकी मुद्रा के वास्तविक मूल्य को संदर्भित करता है। याद रखना, तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, रियल के अंदर उसकी वास्तविक क्षमता या मुद्रा की कीमत को दर्शाया जाता है। नियर इज सोलली डिटरमाइंड बाय द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। करें नियर जो है वो केवल और केवल नॉमिनल एक्सचेंज रेट से ही डिटरमाइन की जाती है, जबकि रियर जो है उसमें नॉमिनल और रियल दोनों एस्पेक्ट होते हैं और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के। तो भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रियर जब हम निकालते हैं तो नॉमिनल और रियल दोनों एस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन नियर निकालते हुए भी हम एस्पेक्ट दोनों लेते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो रियर और नियर दोनों में व्यापार प्रतिस्पर्धा को देखा जाता है, ऐसा नहीं कि व्यापार प्रतिस्पर्धा को नहीं देखेंगे। व्यापार प्रतिस्पर्धा देखो,
जैसे मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है और यूएस के साथ हमारा ट्रेड घटेगा बढ़ेगा तो उसका असर तो पड़ जाएगा उसके ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। तो बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रिपल पी पर आइए, क्रय शक्ति समता पर आ जाइए। क्रय शक्ति समता क्या है? देख लो जी, क्रय शक्ति समता का काम क्या है, देख लीजिए। ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट्स द एक्सचेंज रेट एट विच आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज कैन बी परचेज इन डिफरेंट कंट्रीज। विनिमय दर उस विनिमय दर को दर्शाती है जिस पर विभिन्न देशों में समान वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती, समान वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। अब स्टेटमेंट को आप ठीक से देख लेंगे, है ना। समान वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। दोनों देशों के बीच मुद्रास्फीति दरों में भिन्नता के बावजूद क्रय शक्ति समता विनिमय दर स्थिर रहती है। क्या कहते हैं? ट्रिपल पी जो एक्सचेंज रेट है, अगर इन्फ्लेशन भी आ जाए तब, इन्फ्लेशन रेट अगर अलग अलग है तब भी विनिमय दर स्थिर रहेगी। कैसे रहेगी भाई? पहले हमारे देश के अंदर 1,000 रुपए में वो चीजें मिल जाती थी, उनके यहाँ $20 में मिलती हैं। अब वही चीज हमारे यहाँ 1,200 रुपए में मिलती, तो क्या तब भी हमारा एक्सचेंज रेट बराबर रहे? नहीं ना, चेंज हो जाएगा। Exchange rate determines the involve the comprising standardized basket commodities price across the nation, calculate the equilibrium exchange rate। कह रहे हैं अगर आपको क्रय शक्ति समता के अंदर विनिमय दर देखनी है तो उसकी गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत का एक मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ये देखो 8-9 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए? तो पहले तो हर देश में समान वस्तुएं नहीं होंगी, मैंने क्या, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, एग्रीगेट हो सकती हैं, समुच्चय हो सकता है कि ये इस तरीके की एक बास्केट भारत में भी खाई जाती हो, इनमें भी, लेकिन उस बास्केट में हमारे यहाँ जो वस्तुएं मिलेंगी हम उन वस्तुओं के आधार पर चलेंगे ना। हमारे यहाँ फूड का पैटर्न जो होगा वो, उनके यहाँ जो फूड का पैटर्न होगा वो फॉलो करेंगे, कि दोनों सेम ही कर लेंगे? दोनों सेम कहां से कर लेंगे? ट्रिपल पी में इन्फ्लेशन रेट परिवर्तित होने पर ट्रिपल पी में भी परिवर्तन आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप $1 बराबर क्या हो जाएगा, $2 क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है कि यहाँ देखो सेकंड स्टेटमेंट लिखा कि मुद्रास्फीति दरों में परिवर्तन आने पर ट्रिपल पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये गलत है। क्रय शक्ति समता विनिमय दर निर्धारण में संतुलन विनिमय दर, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ बास्केट होगी, उसी बास्केट को फॉलो करेंगे दोनों देश, ये किस तरीके की बास्केट होगी और बास्केट में ये कुछ चीजें बना लेंगे, मतलब ये कुछ एक बास्केट होगी और उस बास्केट के अंदर वैसी एक बास्केट दूसरे देश में होगी, तो एक स्टैंडर्ड है किस तरीके प्रोडक्ट, उसमें पार्ले जी होगा वहां भी पार्ले जी हो, ऐसा नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर स्टेटमेंट पूछा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन मुख्य रूप से सुरक्षा, तरलता और रिटर्न पर केंद्रित है, जिसमें यह सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है कि भंडार अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता के अनुरूप। ठीक है, अच्छा जी। कह रहे हैं कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए हम लोग रख रहे हैं जिससे सेफ्टी रहे, जरूरत पड़ने पर लिक्विडिटी रहे और कुछ पैसा वैसा मिल जाए, और कभी अगर एक तो तरक्की भी देश की और कभी झटके लगे इकोनॉमी को तो उससे भी निकालने में सक्षम हो। आरबीआई कैन इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स in deposits only with foreign commercial banks as per the RBI provisions। कह रहे हैं कि जो हमारा विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो विदेशी मुद्रा भंडार केवल विदेशी बैंकों में जमा के रूप में रखा जा सकता है, ये कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? थर्ड स्टेटमेंट, RBI's policy for the foreign exchange reserve management solely consider the reserves adequacy in terms of import cover, do not account potential external vulnerabilities।
आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको आयात कवर रखना है, यानी कि कभी आयात के लिए पैसा चाहिए तो वो बना के रखना है। आपको बाहरी खतरों से बचने की कोई जरूरत नहीं। पहला सेकंड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, आप देखिए। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ देखो आप। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है कि सुरक्षा, तरलता, रिटर्न इसके लिए भी रखते हैं और इससे फायदा ये पहुंचता है कि विकास में मदद करता है। दूसरा, बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील भी बनाता है हमें, कि भाई कल को अगर कोई बाहरी झटके होते हैं तो उससे हम निकल सके, ये हमें मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन थर्ड सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि आरबीआई केवल फॉरेन कॉमर्शियल बैंक में ही रिजर्व्स डिपॉजिट कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम विदेशी बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं, है ना। तो अदर अदर ऑप्शन है आरबीआई के पास जिनको वो फॉलो कर सकता है। रखने के लिए फॉरेक्स कहीं भी रखे जा सकते हैं, किसी भी कॉमर्शियल बैंक में रखे जा सकते हैं, रखना ही तो है। तो ये गलत है कि फॉर विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी बैंक में रखे जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। सेकंड, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपोर्ट कवर के लिए बिल्कुल करता है। इंपोर्ट कवर मतलब कितने महीनों के लिए आपके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है जिससे कितने महीनों तक का आप रिजर्व ले सकते हैं। सेकंड, यहां पर लिखा है कि अगर कल को आपको एक्सटर्नल शॉक लगता है तो उस लिए नहीं रखते, गलत बात है। एक्सटर्नल शॉक से तो बचने के लिए रखा ही है, तो 2 और 3 गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा कहते हैं, रिप्लेस करती है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को, जिसने आरबीआई को एम्पावर किया सुपरवाइज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहले हमारे देश के अंदर विदेशी बाजार को विनियमित करने के लिए, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर विदेशी जो पैसों का लेन देन करते हैं, उसके लिए फेरा 1973 का कानून था। बाद में फेमा से उसे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, चलिए। RBI's power under the FEMA have been restricted. RBI की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो controlling the demand and supply of the forex to avoid excessive control of controlling tendency. कह रहे हैं कि आरबीआई के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो जरूरत से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए आरबीआई की शक्तियों को इसमें सीमित कर दिया गया। ऐसा, अब ये नाम तो आपको ऐसे पता चल जाएगा सही है गलत है। The act restricts to monitor financial intermediaries like money changer who are empowered to engage in currency exchange freely. मनी चेंजर्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए विदेशों से आप आए और आप आए अपने देश से अपनी मुद्रा लेकर आए, तो भारत में आओगे तो भारत में रहने के लिए, खाने के लिए भारतीय रुपया चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए। कैनेडियन डॉलर नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे? किसी ना किसी काउंटर पर जाओगे। तो जो एक काउंटर है जहां पर पैसों को बदलते हैं, उन्हें मनी चेंजर कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन्हें भी मॉनिटर आरबीआई ही करता है। क्या लगता है आपको? बोलो। हाँ, उन्हें मॉनिटर नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत के अंदर आरबीआई को पावर दी गई कि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करे, जो भी पैसों की अदली बदली की जाती है, ये भी ठीक है। फेरा के अंदर सरकार के पास नियंत्रण ज्यादा था, लेकिन फेमा 1999 में आया तो आरबीआई को शक्तियां इससे मिली हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फेमा ने आरबीआई की शक्तियों को कंट्रोल कर दिया। गलत है ये बात, बल्कि आरबीआई की शक्तियों को बढ़ाया सो दैट आसानी से विदेशी पैसा जो है भारत के अंदर आ रहा है उसका रेगुलेशन बढ़ाया जा सके। फिर कह रहे हैं कि आरबीआई मनी चेंजर्स को रेगुलेट नहीं करता। गलत बात है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि द एक्ट अलाउज टू आरबीआई टू रेगुलेट द मनी चेंजर्स एंड मॉनिटर टू मनी चेंजर्स। तो जो पैसे बदलने वाले लोग हैं उनको मॉनिटर करना है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, पहला यहां पर सही जवाब है। फर्स्ट यहां पर सही जवाब है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए जरा। RBI's investment of the foreign exchange reserve is limited to deposit with international financial institution and sovereignty debt instrument as specified in the RBI Act 1934। क्या कह रहे हैं? आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, संप्रभु ऋण उपकरणों
में जमा तक सीमित है। जैसा कि आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विदेशी कर्ज के रूप में रखा जाता है हमारे पास। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सुरक्षा, तरलता, रिटर्न, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले प्राथमिक पैरामीटर हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भंडार अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ संरेखित हो। भैया कह रहे हैं कि इसलिए रखना है कि सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी पैरामीटर। तो सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न के चक्कर में रख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इसका मेन पर्पस है कि एक्सटर्नल शॉक से भी बच सके और इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। पहले वाला ही स्टेटमेंट रिपीट हुआ यहां पर, ऐसे ही कुछ हमने थोड़े टाइम पहले स्टेटमेंट एक पढ़ा था ये, जिसमें यही था, है ना। चलिए, RBI's approach to managing foreign exchange reserve does not consider the reserve adequacy considering the import cover or potential vulnerabilities, solely focus on optimizing returns। भैया विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय संस्थानों में निवेश करके और संप्रभु ऋण, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा होगा फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, SDR में रख सकते हैं, ट्रेंच में रख सकते हैं, ये है, ये गलत है, ये तो जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है। सेकंड, बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न बनाने के लिए ही हमने रखा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे कि ग्रोथ भी बनी रहे, एक्सटर्नल शॉक भी ना लगे। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखो, आरबीआई मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए नहीं मैनेज करता कि वो रिजर्व डज नॉट कंसिडर रिजर्व्स एडिक्वेसी, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन जो किया जा रहा है वो आयात कवर या संभावित कमजोरियों के लिए नहीं किया जा रहा। मतलब फ्यूचर में अगर इंपोर्ट के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए रखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट उसी में कह रहा है, तो ऐसा तो है ना, इंपोर्ट कवर के लिए तो रखा ही है, भविष्य में जरूरत पड़ेगी, और कोई अगर शॉक लगता है उसके लिए। बल्कि स्टेटमेंट कह रहा है कि वो पैसा कमाने के लिए रख रहे हैं, नहीं जी, पैसा कमाने के लिए नहीं रख रहे। तो 1 and 3 इज नॉट राइट, सेकंड इज राइट, तो वी विल गो विद द ए के साथ हम जाएंगे। और अब हम आते हैं आज के सबसे अंतिम हिस्से में, कि आज का दिन उम्मीद है ना आपका अच्छा नहीं गया है। उसका कारण आपके सामने है कि आपके प्रश्न आसानी से नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी होना भी चाहिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता, नए नए प्रश्न होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़े प्रश्न को गलत होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे अपने अंतिम लेक्चर के साथ, और कल देखेंगे टैक्स से संबंधित प्रश्नों के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो।